बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमना सद है। मैंने डॉक्टर ज़िशान यूसुफ की सुपरविजन के अंडर अपना एमफिल का रिसर्च वर्क किया है और मेरी रिसर्च वर्क का टॉपिक जो है वो ये है, एनालिसिस ऑफ द सेल्फ ग्रेविटेटिंग ऑब्जेक्ट्स विद इफेक्टिव मैटर कॉन्फ़िगरेशन। जो मेरी प्रेजेंटेशन के कंटेंट्स हैं वो हैं सम बेसिक डेफिनेशन, लिटरेचर रिव्यू, मोटिवेशन, रिसर्च वर्क और सबसे आखिर में कंक्लूजन। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी जो यूनिवर्स है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है। हमारी यूनिवर्स हैवी एलिमेंट, न्यूट्रिनो, स्टार्स, फ्री हाइड्रोजन, हीलियम एंड डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी से मिलकर बनी है। एक सितारा क्या होता है? एक सितारा एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जो कि एक चमकदार प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है। डार्क एनर्जी क्या होती है? डार्क एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि नेगेटिव और रिपल्सिव प्रेशर अप्लाई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे और ये ग्रेविटी के ऑपोजिट एक्ट करती है। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? जो हमारे सितारे के कोर के अंदर प्रेशर होता है ना, वो उसे बाहर की तरफ धकेलता है, सितारे को बाहर की तरफ पुश करता है, लेकिन जो सितारे के बाहर ग्रेविटी है वो उसको अंदर की तरफ धकेलती है। जब इस प्रेशर और ग्रेविटी के दरमियान बैलेंस मेंटेन हो जाता है, उस कंडीशन को हम हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। सितारे की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जहाँ पे उसके जो कोर के अंदर प्रेशर है वो इतना काफ़ी नहीं होता कि वो उसको स्टेबल पोजीशन में रख सके, और इस दौरान जो ग्रेविटी बाहर से उसको अंदर की तरफ पुश कर रही होती है वो उसका सारा मटेरियल इनवर्ड की तरफ फेंक देती है। और ये जो फिनोमेना सारा होता है इसको हम ग्रेविटेशनल कोलैप्स कहते हैं। अब ग्रेविटेशनल कोलैप्स जब हो गया तो उसके बाद क्या हुआ? वो सितारा जिसने ग्रेविटेशनल कोलैप्स को एक्सपीरियंस किया है, अगर उसका जो मैस है वो सूरज के मैस जितना है तो वो वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। अगर उसका मैस सूरज के मैस से 4 से 8 गुना ज़्यादा है तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। अगर उसका मैस सूरज के मैस से 8 गुना ज़्यादा है तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। अब ब्लैक होल होता क्या है? ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लाइट भी उधर से बाहर नहीं आ सकती। हम बोलते हैं कि जो लाइट है, लाइट की स्पीड तक को अब तक कोई फिजिकल मटेरियल रीच नहीं कर सका है, लेकिन लाइट की इतनी स्पीड होने के बावजूद एक दफ़ा वो ब्लैक होल के अंदर गई, वो वापस नहीं आ सकती। ब्लैक होल के जो मेन रीजन है ना वो दो हैं, एक ये सिंगुलैरिटी और दूसरा इवेंट होराइजन। अब इनको एक एक करके इनको देखते हैं। देखें, सिंगुलैरिटी वो रीजन है ब्लैक होल का जहाँ पे सारा मैस ब्लैक होल का लाई करता है। वहाँ पे जो उसके फिजिकल क्वांटिटीज हैं जैसे कि मैस, डेंसिटी, कर्वेचर, वो सारी इन्फिनिट हो जाती हैं। अब अगला रीजन है इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन ब्लैक होल की बाउंड्री का रीजन है जो आपको इन वर्डिंग के पीछे नजर आ रहा होगा। ये देखेंगे, ये माउथ ऑफ ब्लैक होल है और ये नीचे कहीं जाके उसकी सिंगुलैरिटी है। तो ये इवेंट होराइजन वो माउथ ऑफ ब्लैक होल है जहाँ पे यहाँ पे एंटर करने के बाद लाइट जो है उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो ब्लैक होल से बाहर आ जाए, यानी उसकी इतनी स्पीड नहीं होती कि वो ब्लैक होल से भी बाहर आ सके। और जो ग्रेविटी है वो इस जगह पे कांस्टेंट होती है। इसके बाद जो मेजर एंड मोटोला थे उन्होंने ब्लैक होल के बरक्स एक और सितारा इंट्रोड्यूस कराया, हाइपोथाइज किया, जो कि था ग्रेवा स्टार। ग्रेवा स्टार का मतलब है ग्रेविटेशनली वैक्यूम कंडेंसेट स्टार। इसका इट हैज इसका ब्लैक होल मीट्रिक है आउटसाइड द होराइजन बट डी सीटर मीट्रिक है इनसाइड। मेजर एंड मटोला ने जो सबसे पहले ग्रेवा स्टार का स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया था वो ऐसा था कि जैसे कि प्याज में लेयर्स बनी होती है ना, इसी तरह बिल्कुल 5 लेयर स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल था उनका स्ट्रक्चर। और उसमें 5 लेयर थी। उसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर थी वो एक्सटर्नल स्पार्शियल वैक्यूम थी, ठीक है, यानी वो वैक्यूम रीजन था। फिर एक थिन शेल था, फिर एक मोटा मतलब थिक शेल था, फिर एक और थिन शेल था, और सबसे एंड पे इंटीरियर रीजन था जो कि डी सीटर इंटीरियर था। बाद में वाइजर और विल्टशायर आए, उन्होंने कहा कि हम ग्रेवा स्टार की स्टेबिलिटी को अगर स्टडी करना चाहते हैं तो उन्होंने अपना जो ग्रेवा स्टार का स्ट्रक्चर था वो 3 लेयर पे मुश्तमिल कर लिया। पहले 5 पे था, अब 3 पे आ गया। जो उसकी 3 लेयर थी उन्होंने कहा सबसे बाहर जो है वो वैक्यूम रीजन है, फिर उसके बाद एक थिन शेल आ जाएगा, और जो सबसे अंदर है वो डी सीटर इंटीरियर आ जाएगा, ठीक है।
अब ये पिक्चर है जो कि आपको बताएगी डिफरेंस बिटवीन ब्लैक होल एंड द ग्रावा स्टार। सबसे पहले ब्लैक होल को देखते हैं। देखें, ब्लैक होल में एक इवेंट होराइजन है, एक सिंगुलैरिटी है और ये एर्गोस्फेयर है। एर्गोस्फेयर जो है ना वो रोटेटिंग ब्लैक होल के बाहर वाला रीजन होता है, ठीक है, और ये इवेंट होराइजन के बाहर होता है। और जो ग्रावा स्टार है उसकी 3 लेयर्स हैं। पहली इनर रीजन देखें, इंटीरियर रीजन में डार्क एनर्जी होती है, वो वैक्यूम एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। जो फिर आती है अगली लेयर, ये है शेल, इसमें मैटर प्रेजेंट होता है। और फिर आती है सबसे बाहर वाला लेयर जहाँ जो वैक्यूम होता है, जहाँ पे कोई मैटर प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू देखते हैं। लिटरेचर रिव्यू यानी हम देखते हैं कि हमसे पहले जो लोग आए उन्होंने इस ग्रावा स्टार के ऊपर क्या क्या काम किया, कैसे कैसे काम किया और रिसेंट क्या क्या रिसर्चेज हुई हैं। सबसे पहले दास और उसके कोलैबोरेटर्स ने मिलकर ग्रावा स्टार को एफआरटी ग्रेविटी में स्टडी किया और उसको स्टडी करने के लिए डिफरेंट इक्वेशन ऑफ स्टेट्स ले ली, ठीक है। फिर यूसुफ और उनके कोलैबोरेटर्स ने काम किया, उन्होंने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रावा स्टार को, और उन्होंने एफआरटी ग्रेविटी कंसीडर की। फिर शरीफ और वसीम ने ग्रावा स्टार के मॉडल कंस्ट्रक्ट किए, लेकिन उन्होंने कन्फॉर्मल मोशन का यूज किया। उसके बाद भट्टी ने अपना ग्रावा स्टार का मॉडल कंस्ट्रक्ट किया जो कि जीआर में कंस्ट्रक्ट किया, और फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की ग्रावा स्टार की, और जो मीटर कंसीडर किया था वो सिलेंड्रिकल था। इसी तरह फिर यूसुफ ने नॉन सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड किया ग्रावा स्टार का एफआरटी ग्रेविटी में, और जो मीट्रिक था कंसीडर किया वो था सिलेंड्रिकल या सिमेट्रिक स्पेस टाइम। अब मेरी मोटिवेशन क्या है, मैंने एफआरटी क्यू थ्योरी जो अडॉप्ट किया है वो क्यों अडॉप्ट किया है। उसकी पहली वजह तो ये है कि पिछली जो थ्योरीज आ रही थी उनमें कुछ फेलियर्स थे। जैसे कि जनरल रिलेटिविटी जो हमारी मेन थ्योरी है, जिसकी आगे सारी मॉडिफिकेशन हुई हैं, वो हमें डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में नहीं बता पा रही थी। तो फिर आई उसकी जनरलाइजेशन आई एफ आर थ्योरी उसकी जनरलाइजेशन तो आई। अब यूनिवर्स में सिर्फ ज्योमेट्री ही तो नहीं है ना, मैटर भी पड़ा हुआ है, लेकिन एफ आर थ्योरी जो है वो मैटर को ज्योमेट्री के साथ तो कपल कर ही नहीं, यानी उसमें कपलिंग तो है ही नहीं, तो हम मैटर को कैसे स्टडी करेंगे। उसके लिए उसकी जनरलाइजेशन आ गई और आ गई एफ आर टी थ्योरी। अब एफ आर टी थ्योरी में नॉन मिनिमल कपलिंग तो प्रेजेंट है, लेकिन अगर ट्रेसलेस एनर्जी मोमेंटम टेंसर आ जाता है तो फिर हमारे पास जो नॉन मिनिमल कपलिंग जिसके लिए हमने एफआरटी थ्योरी इंट्रोड्यूस कराई है, वो उसका तो मकसद ही फोर्ट हो जाता है, क्योंकि नॉन मिनिमल कपलिंग तो रही नहीं। और अब अगर हम चाहते हैं कि वो नॉन मिनिमल कपलिंग बरकरार रहे, इसके लिए मैंने एफआरटी क्यू थ्योरी अडॉप्ट की। यहाँ पे क्यू जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है रिची टेंसर का और स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम टेंसर का। तो अगर ये टी जो कि ट्रेस है स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम टेंसर का, ये अगर जीरो हो भी जाता है, नॉन मिनिमल कपलिंग क्यू की प्रेजेंस की वजह से बरकरार रहेगी, ठीक है। और इस थ्योरी में मोर जनरलाइज फॉर्म ऑफ मैटर लैग्रांजियन यूज हुआ है, और ये जनरलाइजेशन ही कर रहे हैं ना, तो ये एफ आर टी थ्योरी की भी जनरलाइजेशन है, एफ आर टी क्यू थ्योरी। दैट्स व्हाई आई अडॉप्टेड, इसीलिए मैंने एफ आर टी क्यू थ्योरी अडॉप्ट। ये आ जाता है मैंने क्या किया एफ आर टी क्यू थ्योरी में, मेरा रिसर्च वर्क क्या है। सबसे पहले जो हिल्बर्ट ने एफआरटी की थ्योरी में एक्शन इंटीग्रल डिफाइन कराया हुआ था, वो आ गया क्वेश्चन नंबर 1 में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें आर रिची स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी ट्रेस ऑफ स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम टेंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर अल्फा बीटा टी अल्फा बीटा, जिसको मैंने नीचे लिख लिया है कि ये इक्वलेंट टू क्यू है, ये कॉन्ट्रैक्शन है रिची टेंसर की विद द स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम टेंसर। जी यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट है मीट्रिक कोफिशिएंट का, और एल एम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मेटल लग्रांजियन को। उसके बाद इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू मीट्रिक टेंसर, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 को ना हम इक्वेशन नंबर 3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वो लिख दिया। अब यहाँ पे जो टी म्यू इफेक्टिव है यानी इफेक्टिव मैटर, इसकी जो डेफिनेशन है वो गिवन है इन इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। अब इसमें जो मैटर टीम मैटर प्रेजेंट है उसकी डेफिनेशन वो एक परफेक्ट फ्लूइड है, और वो मैंने इधर डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स यूज हो रहे हैं। ये जो बॉक्स है ये डी लैम्बर्ट ऑपरेटर है, और ये डिफाइन हुआ है यहाँ नीचे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला काम क्या किया मैंने,
अब मुझे फील्ड इक्वेशंस निकालनी थी, उसके लिए सबसे पहले मैंने एक स्फेरिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है। उसके बाद मैंने कैलकुलेट करने शुरू कर दिए नॉन जीरो आइंस्टाइन टेंसर जो कि 6, 7, 8 में गिवन है, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी इवेल्युएट कर ली मॉडिफाइड फील्ड इक्वेशन जो कि क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 में गिवन है। अब जैसे इन फील्ड इक्वेशंस में हम देख सकते हैं कि chi1 chi2 अप टू सो ऑन chi10 अपीयर हो रहे हैं और d नोट d1 d2 अपीयर हो रहे हैं। तो इनकी जो वैल्यूज हैं ये अगली स्लाइड्स में दी हुई हैं, जैसे कि ये 9 के लिए है, ये क्वेश्चन नंबर 10 के लिए है और ये क्वेश्चन नंबर 11 के लिए है। अब जो काइज यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, अगर आप देखें एफ ऑफ क्यू और यहाँ सोर्स टर्म के फैक्ट्स को शो कर रहे हैं। उसके बाद मैंने अपनी नॉन कंजर्वेशन एनर्जी मोमेंटम टेंशन निकाला। अब इसमें देखें जी की वैल्यू नॉन जीरो है, हमें मैथमेटिकली तो यहीं से पता चल जाता है कि ये नॉन कंजर्व्ड है। और दूसरी बात ये कि ये थ्योरीज जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ जी आ रहे हैं ये होती ही नॉन कंजर्व्ड हैं क्योंकि इसमें क्वांटम थ्योरी के फैक्ट्स आते हैं। और नॉन कंजर्वेशन इक्वेशन निकालने का मकसद ये है कि ये आगे मैंने मीट्रिक कोफिशिएंट निकाला, वैल्यू निकाला जो कि यहाँ पे गिवन है। उसके बाद मैंने हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन निकाली, वही हमारी नॉन कंजर्वेशन इक्वेशन को यूज करते हुए मैंने ये कंडीशन निकाली। ये कंडीशन दरअसल मुझे बताएगी कि मेरा जो सितारा है वो कितनी देर तक स्टेबल या अनस्टेबल रहेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब मैं एक एक करके अपने तीनों जो रीजन्स थे ना मेरे ग्रावा स्टार के, इंटीरियर, एक्सटीरियर और शेल, उनको वन बाय वन मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने लगी हूँ। अब देखिए मेरे इंटीरियर रीजन में था डार्क एनर्जी। अगर डार्क एनर्जी था तो उसके लिए जो सूटेबल इक्वेशन ऑफ स्टेट थी ना वो 15 में गिवन है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है वैक्यूम एनर्जी को, डार्क एनर्जी को। वैक्यूम एनर्जी दरअसल होती क्या है? वैक्यूम एनर्जी ये होती है जहाँ पे पार्टिकल बनते हैं और खत्म हो जाते हैं विद इन नो टाइम, ठीक है। अगर अब मैं ये कंसीडर करूं कि हमारा रो जो है वो कांस्टेंट है तो हमारी इक्वेशन 15 की जो शक्ल होगी वो इक्वेशन नंबर 17 की फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया, इक्वेशन 17 को अपनी इक्वेशन 9 जो कि मेरी फर्स्ट मॉडिफाइड फील्ड इक्वेशन था उसमें जाके पुट कर दिया, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 18 आ गई। फिर मैंने, और जो कि मेरा मीट्रिक कोफिशिएंट है, और फिर मैंने इक्वेशन 17 को अपनी पहली दो मॉडिफाइड फील्ड इक्वेशंस के साथ सोल्व किया, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 19 आ गई जो कि मेरा सेकंड मीट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशनल मास मैंने कैलकुलेट किया। वो कैसे कैल किया? वो वाला मास जिसपे जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऐड करती है तो हम उस मास को जब मेजर करते हैं तो जो वो मास आता है वो ग्रेविटेशनल मास आता है। तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन है। अब आ गया शेल। अब जैसा कि आपको पता है कि शेल में अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक मैटर पड़ा हुआ है। अब क्योंकि ये नॉन वैक्यूम रीजन है तो इसकी जो फील्ड, इसके लिए जो इक्वेशंस फाइंड करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये नॉन वैक्यूम है। तो फिर मैंने कुछ अप्रोक्सीमेशंस यूज की अपनी मॉडिफाइड फील्ड इक्वेशंस में और उनको साइमल्टेनियसली जब सोल्व किया तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 21 और 22 आ गया। और इक्वेशन नंबर 21 और 22 में जो ये मेरे पास साई 1 और साई 2 आ रहा है उसकी वैल्यू यहाँ नीचे गिवन है, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर उसी तरह मीट्रिक कोफिशिएंट निकाला। वो मैंने कैसे निकाला, मैंने 21 इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लिया तो मेरे पास पहला मीट्रिक कोफिशिएंट आ गया। फिर मैंने 21 22 को साइमल्टेनियसली सोल्व किया और फिर उन्हें इंटीग्रेट किया तो मेरे पास दूसरा मीट्रिक कोफिशिएंट आ गया फॉर शेल। और जो chi3 अपीयर हुए हैं यहाँ पे, और तो वो उनकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है। उसके बाद मैंने ये कंडीशन यूज की नॉन कंजर्वेशन एनर्जी में और इक्वेशन नंबर 25 निकाल ली और इसी के कोरेस्पॉन्डिंगली मैंने जी की वैल्यू निकाल ली। फिर मैंने क्या किया, मैंने रेडियस ऑफ द शेल और डेंसिटी और प्रेशर ऑफ द शेल के दरमियान जो है अपना ग्राफ बनाया। जब मैंने ग्राफ बनाया तो मैंने ये देखा जो हमारा रेडियस, जब जैसे जैसे हम रेडियस शेल का इंक्रीज करते जाते हैं उसकी जो डेंसिटी और जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज करता जाता है। इसका मतलब है ये रेडियस के का जो बिहेवियर होगा हमारी डेंसिटी और प्रेशर ऑफ द शेल वैसे ही बिहेव करेंगे। फिर आगे एक्सटीरियर रीजन, जैसे कि मेरे एक्सटीरियर रीजन जो है वैक्यूम्ड है, उसमें कोई मैटर प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए जो सूटेबल मीट्रिक था ना वो श्वार्ट्ज़शील्ड मीट्रिक था, ठीक है, जो मेरी इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा था। तो वो इक्वेशन नंबर 26 में रिटर्न है, ठीक है। उसके बाद आ गई जंक्शन कंडीशन।
जंक्शन कंडीशंस क्यों निकालते हैं? जंक्शन कंडीशंस जो है हमारे इंटीरियर रीजन को और जो हमारा एक्सटीरियर रीजन है ग्रेवा स्टार का, उन दोनों को मैच कर देते हैं शेल के ऊपर, और हम शेल के ऊपर जो मैटर पड़ा है उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम टेंशन निकाला जो कि क्वेश्चन नंबर 27 में गिवन है। उसके बाद जो ये क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें जो ये कैपा आई जे आ रहा है, ये शो कर रहा है डिफरेंस ऑफ एक्सट्रिंसिक कर्वेचर ऑफ द एक्सटीरियर मीट्रिक एंड द डिफरेंस ऑफ एक्सटीरियर कर्वेचर ऑफ इंट्रिंसिक मीट्रिक। अब इन दोनों की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका फॉर्मूला ये 28 इक्वेशन में गिवन है, और यहाँ पे जो एन न्यू है वो मेरे पास यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस है, उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद सरफेस डेंसिटी और सरफेस प्रेशर जंक्शन कंडीशन के थ्रू जो उसका फॉर्मूला है वो कैलकुलेट किया, तो वो 29 और 30 में गिवन है। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास फाइनली जो उनकी वैल्यू आ गई वो 31 और 32 में गिवन है। उसके बाद मैंने इसी तरह जब सरफेस प्रेशर पता चल गया, सरफेस डेंसिटी पता चल गया, उनकी मदद के जरिए मैंने मास ऑफ थिन शेल सिर्फ फाइंड किया जो कि 33 में गिवन है, और मैटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल सिस्टम फाइंड कर ली जो कि 34 में गिवन है। अब फिजिकल फीचर देखते हैं हमारे मॉडल के। सबसे पहला जो फीचर है वो है लेंथ। अब मैं जो लेंथ है उसको मैंने थिकनेस ऑफ द ग्रेवा स्टार के साथ कंपेयर किया है, जो उसकी मैथमेटिकल वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 35 में गिवन है। उसके बाद मैंने इन दोनों के थिकनेस ऑफ द शेल ऑफ द ग्रेवा स्टार और लेंथ ऑफ द शेल ऑफ द ग्रेवा स्टार के दरमियान जो है ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब जब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो मुझे पता चला ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और इन दोनों में एक इंक्रीजिंग प्रोफाइल शो हो रही है। ठीक है, अब इसको किसी तरह से भी कह सकते हैं कि जो थिकनेस का बिहेवियर होगा वही लेंथ का बिहेवियर होगा। जैसे जैसे थिकनेस इंक्रीज करेगी वैसे वैसे लेंथ इंक्रीज करेगी। उसके बाद मैंने देखा एनर्जी को। एनर्जी जो है हमारी इंटीरियर रीजन में तो डार्क एनर्जी है, और वो इक्वेशन ऑफ स्टेट जो जिस पे अमल कर रही है वो है रो इज इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, लेकिन जो हमारे शेल है वहां पे जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो रो इज इक्वल टू पी है। उस इक्वेशन ऑफ स्टेट को मद्देनजर रखते हुए मैंने इक्वेशन नंबर 36 निकाल ली जो कि यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद मैंने ग्राफ ड्रॉ किया बिटवीन द थिकनेस ऑफ द शेल ऑफ द ग्रेवा स्टार एंड द एनर्जी ऑफ द शेल ऑफ द ग्रेवा स्टार। अब जो थिकनेस है और जो एनर्जी है उन दोनों के दरमियान जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और थिकनेस वैसे वैसे ही इंक्रीज करेगी जैसे जैसे एनर्जी ऑफ द शेल जो है वो बढ़ेगी। फिर आ गई इंट्रोपी। इंट्रोपी असल में होती है किसी भी सिस्टम में जो डिसऑर्डरनेस हो रही है ना, वो इंट्रोपी मैयर करती है। ठीक है, अब जो इंट्रोपी है इंटीरियर रीजन में ना मेजर और मोटोला ने हमें बताया था कि जो उसकी इंट्रोपी डेंसिटी है जो कि यहाँ लिखी है वो 0 होती है। ठीक है, लेकिन जो इंट्रोपी डेंसिटी है शेल में वो इक्वेशन नंबर 37 में गिवन है। तो अब इसमें हम इंट्रोपी डेंसिटी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 38 में गिवन है, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन नंबर 40 आ गया। उसके बाद मैंने थिकनेस ऑफ द शेल और इंट्रोपी के दरमियान ग्राफ ड्रॉ किया, तो मुझे पता चल गया कि इन दोनों के दरमियान इंक्रीजिंग प्रोफाइल है। और दूसरी बात ये कि एक फिजिकली वैलिड फीचर है, और ये शो करता है कि सरफेस ऑफ द ग्रेवा स्टार पे मैक्सिमम इंट्रोपी होती है। उसके बाद आगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट दरअसल जो है ना हमारे स्टेट वेरिएबल्स को रिलेट करता है। इक्वेशन ऑफ स्टेट बहुत ज़रूरी होती है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने में। तो यहाँ जो हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास सरफेस प्रेशर है और सरफेस डेंसिटी है जो कि इक्वेशन नंबर 41 में गिवन है। अब जो ओमेगा डी है यहाँ पे वो इक्वेशन ऑफ स्टेट पैरामीटर है। इस पैरामीटर की वैल्यू निकालने के लिए मैंने जो सरफेस प्रेशर और सरफेस डेंसिटी की वैल्यू पहले इवेल्युएट की है वो जाके मैंने पुट कर दी सिर्फ सिंपली, और मेरे पास इक्वेशन नंबर 42 आ गई। जब मैंने वैल्यू निकाली और मैं चाहती हूँ मेगा डी एक रियल वैल्यू आए, तो फिर जो स्क्वायर रूट के अंदर सारी वैल्यूज हैं उनको पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये m ओवर डी शुड बी लेस देन 1 और ये दोनों वैल्यूज शुड बी लेस देन 1 होनी चाहिए, तब जाके हमारे पास मेगा डी की रियल वैल्यू आएगी। उसके बाद मैंने क्या किया, बाइनोमियल सीरीज लगाई, उसकी हायर ऑर्डर टर्म्स को निगलेक्ट किया और मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ माई पैरामीटर निकाल लिया जो कि 43 इक्वेशन में गिवन है। उसके बाद मैंने ना अपने जो FRTQ थ्योरी के फिजिकल फीचर के इफेक्ट आए थे ना उनको मैंने रिलेट किया FRT थ्योरी के साथ। जैसे कि मैंने डेंसिटी और रेडियस का रिलेशनशिप देखा, लेंथ और थिकनेस का रिलेशनशिप देखा, एनर्जी थिकनेस का रिलेशनशिप देखा, एंट्रोपी और थिकनेस का रिलेशनशिप देखा। इन सारे रिलेशनशिप्स की वैल्यूज यहाँ लिखी हुई हैं कि FRT में क्या आई, FRTQ थ्योरी में क्या आई।
अब इन सब चीज़ों से मैंने कंक्लूड क्या किया, अपने रिसर्चर से मैंने कंक्लूड क्या किया, वो देख लेते हैं। तो चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में सबसे पहले मैंने ये देखा कि अगर मैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फंक्शन ले लेती हूँ, एफ आर टी क्यू को डिफरेंट फॉर्म में ले लेती हूँ, कभी मैं क्वाड्रेटिक ले सकती हूँ, कांस्टेंट ले सकती हूँ, या कुछ भी, तो मेरे पास वेरियस कॉस्मोलॉजिकल सॉल्यूशंस आ जाते हैं। और हमारी जो मॉडिफाइड फील्ड इक्वेशंस है वो भी कम्प्लेक्स हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में, मतलब डार्क सोर्सेज टर्म, डार्क मैटर टर्म्स, उनके बारे में मजीद पता चलता जाएगा। इसी तरह क्योंकि यहाँ पे मोर जनरलाइज फॉर्म ऑफ मैटर लैग्रांजियन यूज हुआ है, तो हम गैलेक्टिक रोटेशंस ऑफ कर्व को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद जो चेंज इन डेंसिटी था विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इन एफ आर टी क्यू थ्योरी, वो नेग्लिजिबल था एज कम्पेयर टू एफ आर टी थ्योरी। इसी तरह चेंज था, चेंज इन लेंथ, एनर्जी एंड एंट्रोपी था ऑफ द शेल ऑफ द ग्रेवा स्टार विद रिस्पेक्ट टू एफ आर टी थ्योरी, वो भी नेग्लिजिबल था एफ आर टी क्यू थ्योरी में। वो इसलिए अब इसलिए नेग्लिजिबल है, इससे मैंने ये कंक्लूड किया है क्योंकि एफ आर टी क्यू थ्योरी मोर जनरलाइज्ड है। अब मोर जनरलाइज्ड है तो हमें पता है हमारी यूनिवर्स में एक्सपेंशन हो भी रही है, टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो भी रही हैं, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है। ऐसे नहीं है, उसकी एक्सेलेटिंग एक्सपेंशन हो रही है, लेकिन ये नहीं है कि हमें फौरन ही पता चल जाए कि मतलब क्विक विद इन 9 सेकंड के उसकी ये एक्सपेंशन होगी, वो एक्सपेंशन होगी। तो मुझे ये लगता है कि एफ आर टी क्यू थ्योरी की जनरलाइजेशन एफ आर टी क्यू थ्योरी, तो उनके इफेक्ट्स को देख के हमें ये बात वाजिया पता चलती है कि एफ आर टी में सपोज करें हम रेडियस, जब एक रेडियस है उसको इंक्रीज करते हैं ना, तो इंक्रीज इन जो डेंसिटी आता है ना, वो मतलब नोटिसेबल आता है, मतलब डेंसिटी ऐसे लगता है कि फौरन चेंज हुई है, वाजिया चेंज पता लगता है। लेकिन जब एफ आर टी क्यू थ्योरी है ना, उसमें जब हम रेडियस चेंज करते हैं तो बहुत नेग्लिजिबल करते 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 आहिस्ता आहिस्ता हमारी डेंसिटी चेंज होती है। तो मोर जनरलाइज्ड का मतलब ये है कि हम मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स की तरफ जा सकते हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, जो हमारे हाइपोथेसिस हैं, हम उनको मोर एक्यूरेटली स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आती है मेरी लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस। तो मेरा एक पेपर जो है वो एक्सेप्ट हो गया हुआ है, जिसपे मैंने ये टॉक दी है फिजिक्स ऑफ द डार्क यूनिवर्स में, जो कि है ग्रेवा स्टार इन द एफ आर टी क्यू ग्रेविटी। दो मेरे रिटर्न पेपर हैं, एक चार्ज ग्रेवा स्टार इन एफ आर टी क्यू ग्रेविटी और एक दूसरा पेपर है सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक ग्रेवा स्टार इन एफ आर टी क्यू ग्रेविटी, जो कि जर्नल में सबमिटेड हैं पब्लिकेशन के लिए। शुक्रिया। कोई सवाल?